नमस्कार। 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक स्वागत है। 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं जियोग्राफी की, भूगोल। अगर हम बात करें भूगोल यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, वो संबंध क्या है और मानव जो है इस प्रकृति में रह कर के जो है वो सारी क्रियाओं को संपादित करता है, उसी को हम अगर सामान्य भाषा में अगर बात करें तो वो कहलाती है भूगोल। अगर हम बात करें भूगोल के पिता की यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, जिन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में जो है वो संबंध को बताया, और इन्होंने इतना कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा इन्होंने मानव और प्रकृति के बीच में। लेकिन इन्होंने जो है, इनको ये ज्ञात नहीं था कि इसी को हम जो है वो भूगोल कहते हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी जो भूगोल है यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द जो दिया, वो शब्द जो दिया वो इरेटोस्थनीज ने दिया। 232 ईसा पूर्व जो है वो इन्होंने भूगोल शब्द को दिया। और इन्होंने, इनका एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इनका बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतर क्रियाएँ हैं और अपनी सारी क्रियाओं को रह कर के इस नेचर में जो है वो संपादित करता है। तो इसीलिए जो है इसको ये, यानी कि ये जो सारी क्रियाएँ जो है वो इस पृथ्वी के तल पर हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि ये तो भूगोल पर हो रही है। तो उन्होंने जो है वो शब्द दिया भूगोल। यानी कि भूगोल के पिता की अगर हम बात करें तो वो है हिकेटियस। फिर उसके बाद अगर बात करें कि भूगोल जो शब्द दिया, वो शब्द किसने दिया, तो वो शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने दिया था। फिर हम बात करें आगे जाकर के जो है, यानी कि प्रकृति और मानव के बीच की ही हम बात करते हैं। तो प्रकृति और मानव के बीच में इसलिए भूगोल की दो अलग अलग शाखाएं हो गई। एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, ये फील्ड जो भी इसमें आ रहा है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे जो हमें दिखाई दे रही है फिजिकल फैक्टर इस पृथ्वी के तल पर, वो सारा का सारा जो है वो भौतिक भूगोल में आता है। और भौतिक भूगोल के अगर पिता की हम बात करें तो पॉसिडोनियस को जो है वो भौतिक भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है। फिर दूसरी जो इसकी ब्रांच जो है वह है मानव ज्योग्राफी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें तो मानव जितने भी कार्य संपादित करता है वो इस पृथ्वी के तल पर करता है। उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके सामाजिक जीवन है, उसका रहन सहन है, उसका खान पान है, वो सारी की सारी क्रियाएं जो है वह इस पृथ्वी के तल पर रह कर के जो है वो संपादित करता है। इसलिए जो है मानव और प्रकृति का क्या संबंध है, इसीलिए मानव भूगोल को हमको अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव भूगोल के अगर पिता की बात करें तो फ्रेडरिक रैटजेल को जो है वह मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए, अब थोड़ी सी और हम अगर बात करें तो भूगोल की, ये तो सामान्य एक जानकारी होगी। भूगोल शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के तल का वर्णन करना या अध्ययन करना। यानी कि उसमें पृथ्वी के इंटीरियर से लगाकर पृथ्वी की जो सेंटर जो भाग है, जिसकी जो गहराई है 6400 किलोमीटर, वहाँ से लगाकर पृथ्वी के जितनी लेयर्स जो बनी हुई है, सियाल, सीमा और निफ़ें, उनकी जो है वो सारे की सारी जो है वो जानकारी। और फिर उसके बाद में पृथ्वी के तल पर जितने भी समुद्र बने हुए हैं, उसके बाद में जितने भी जो फिजिकल फैक्टर बने हुए हैं, मिनरल्स बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं, रिवर्स जो बनी हुई हैं, उन सभी का अध्ययन। और फिर उसके बाद में एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर उसके बाद बहिर्मंडल, ऐसे करते। और फिर उसके बाद में अंतरिक्ष। अगर पूरे यूनिवर्स की हम बात करें तो इसका भी अध्ययन जो है वो हम पूरा का पूरा भूगोल में करते हैं। तो भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, जैसे हम बात करें भूकंप, नॉर्मल एक अर्थ क्यों, हम अगर बात करें भूकंप का अर्थ ये होता है कि पृथ्वी का सामान्य रूप से हिलना डुलना, हम वो कहलाता है भूकंप। भूगर्भ के अंदर यानी कि पृथ्वी के तल के अंदर वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है,
उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। उस स्थान को भूकंप मूल यानी कि भूकंप का उद्गम केंद्र, यानी कि ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर जहाँ कहीं भी पृथ्वी का अंदर हलचल पैदा हुई, यानी कि जो प्लेटें बनी हुई है वो प्लेटें क्या करती है, आपस में टकराती है। अपसारी प्लेटें होती है, कुछ अभिसारी प्लेटें होती है, जो कोई डाइवर्जेंट किनारा होता है उसका और कन्वर्जेंट किनारा होता है। तो पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या दूर जाती है तो उसमें कोई ना कोई जो है वो वेरिएशन आता है। तो जब दूर हटती है या पास में आती है तो कंपन पैदा होता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वह एक कंपन पैदा होता है। और वो कंपन जो है वो जहाँ पर शुरू होता है उसको हम कहते हैं भूकंप मूल। और जहाँ पर वो तरंगे जो है वो तरंगे क्या करती है, अर्थ पृथ्वी के सतह तक यानी कि सरफेस तक जो है वह आती है, और जैसे ही वो टकराती है तो उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप का जो है, जहाँ पर भूकंप सबसे पहले हमको महसूस होता है उसको कहते हैं हम एपिसेंटर। उसको क्या कहेंगे अपन, एपिसेंटर, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप हमको महसूस हुआ और फिर उसके बाद में जो है वो भूकंप की तरंगे जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करें भूकंप के छाया क्षेत्र की। छाया क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर भूकंप की तरंगे जाती ही नहीं है। तो अगर पी और एस वेव की अगर हम बात करें, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, पी वेव जो है वह ध्वनि के समान तरंगों के समान होती है और इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। 8 से 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यह गति करती है और ये जो है वह तीनों ही फॉर्म से जो है वो गुजरती है, यानी कि लिक्विड, उसके बाद ये ठोस और उसके बाद गैसीय फॉर्म से, ये तीनों ही जो है वो फॉर्म से यह निकल जाती है। सेकंड नंबर की जो है वो है एस वेव। एस वेव जो है सेकेंडरी वेव। एस वेव क्या करती है, वो केवल और केवल सॉलिड पार्ट से ही गुजरती है। सॉलिड पार्ट का मतलब होता है कि ठोस पदार्थों से ही गुजरती है। ठीक है ना। तो अगर हम फिर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो कोर है, वो कोर जो है, आउटर कोर जो है वो जो है लिक्विड में है, जबकि इनर कोर जो है, इनर कोर जो है वह बिल्कुल ठोस में है। तो 105 से लगाकर 145 डिग्री तक का, यानी कि हमारी पृथ्वी का ग्लोब की अगर हम बात करें तो ऐसा भाग 105 डिग्री से लगाकर 145 डिग्री तक का जो एरिया है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी भूकंप का जो है वह महसूस नहीं किया जाता है। इसलिए उस क्षेत्र को हम कहते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। मोस्टली अगर देखा जाए तो पैसिफिक सी के किनारे किनारे जहाँ पर वॉल्केनो यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी जहाँ पर एरिया है, उस एरिया पर जो है वो भूकंप के हमको सबसे अधिक जो है वो देखने को प्रमाण मिलते हैं। उस एरिया को जो है वो हम कहते हैं, पैसिफिक सी के चारों ओर बहुत सारे जो हैं वह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उन सक्रिय ज्वालामुखी के कारण जहाँ पर हमेशा जो है वो राख, धुआं, लावा उससे जो है वो निकलता रहता है, उस एरिया को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल एक भूकंप की। फिर देखिए हम बात करें वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रोवाइडेड बाय वैगनर सिंस 1912। उन्होंने क्या कहा कि शुरुआत में जो है वो जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो आपस में जुड़े हुए थे। उस जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को जो है वो उन्होंने दिया था सुपर पेंजिया। उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया था, उसका नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर जो है वो वाटर ही वाटर था। उस पार्ट को इन्होंने जो है वह नाम दिया था पैंथालासा। कहते हैं कि कार्बनी जो फेरस एज थी उसमें जो है वो पेंजिया जो था, जो एक ही कॉन्टिनेंट था, शुरुआत में एक ही महाद्वीप था, उसके टुकड़े होने लगे। वह दो भाग में जो है वो बट गया। उसका उत्तर का भाग जो है वो लॉरेशिया कहलाया और दक्षिण का जो भाग था वह गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तर के भाग में जो लॉरेशिया था, या इसी को कहते हैं अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड भी उसका नाम है, उसके अंदर कनाडा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो है वो पार्ट उसमें पड़ता था। अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना जो लैंड है उसके अंदर जो है वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हमारा भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो उसके ये पार्ट थे। तो उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए
तो जैसे दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है और अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, वैगनर ये कहते हैं कि अगर इनको हम अगर आपस में जोड़ दें तो वो ये कह रहे हैं कि वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि वो कभी न कभी वहाँ से टूटे हुए होंगे। तो जब टूट करके दो पार्ट अलग हो गए तो इस पार्ट वाले और इस पार्ट वाले, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे प्लेसर डिपॉजिट, सोने के निक्षेप जो ब्राज़ील के तट पर भी पाए जाते हैं और घाना के तट पर भी पाए जाते हैं। ब्राज़ील तो, जबकि ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर है और घाना जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो वहाँ पर सेम कंडीशन में जो है वो सेम जो है वो सोने के निक्षेप तो कैसे पाए जा सकते हैं? तो ये तभी पाए जा सकते हैं जब वो कभी एक रहे होंगे। तो वैगनर ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ टूट जाती, पहले से एक होती है और वो टूट कर अलग होती है और वापस उसको फिट बिठाने से वो वापस फिट बैठ जाती है, तो उस स्थिति को जो है वो हम कहते हैं जिगसॉ फिट। महाद्वीपों में साम्य, जिगसॉ फिट कहते हैं। फिर उन्होंने एक मेसोसारस जो है वो उनका वनस्पति का एग्जाम्पल दिया। फिर एक लेमिंग जो जानवर थे, लेमिंग जानवर क्या करते थे, जब सुपर कॉन्टिनेंट था जो पेंजिया था, तो पेंजिया बहुत बड़ा ज़मीन थी, तो जो साइबेरिया के अंदर कुछ रहने वाले जो छोटे छोटे लेमिंग जीव थे वो क्या करते, पश्चिम की तरफ दौड़ते और वो दौड़ लगाते उनको पता है कि जितना आगे जाएंगे उतना जो है वो क्या है, वो ज़मीन ही ज़मीन आएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि वो पहले उनके पूर्वज ऐसा करते थे, लेकिन आज भी उनके ये दिमाग में ये प्रवृत्ति है। वो जीव क्या करते हैं, आज भी पश्चिम की तरफ भागते हैं। साइबेरिया से जो है भागते हुए जो है वो क्या है, इंग्लैंड के तट पर और फिर वापस जाते हैं। लेकिन आगे जा कर के इंग्लैंड के तट पर तो जो है वो गैप पड़ गया है, यानी कि बीच में जो है वो अटलांटिक महासागर आ गया। वो जीव क्या करते हैं, उस समुद्र में डूब करके जो है वो मर जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वैगनर ये कहते हैं कि ये प्रवृत्ति उनमें कब रही होंगी, यानी कि जब पेंजिया एक होगा तो उसके बाद में ये जीव क्या है, पश्चिम की तरह ही दौड़ते हैं। ठीक है। तो वैगनर के अनुसार जो है वैगनर ने ये कहा कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हुआ और फिर उसके बाद में अलग अलग स्थानों पर जो है वो सारे के सारे जितने भी महाद्वीप थे वो शिफ्ट हो गए। तो ये जो इनकी जो थ्योरी थी, वो थ्योरी प्लेटों को समझने में काफ़ी जो है वो हमको महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो सिद्धांत का जो है वो मॉर्गन पार्कर ने जो है वो इसको दिया था, प्लेट टेक्टोनिक उसके बाद में। ठीक है। तो ये तो भूगोल की सामान्य जानकारी हो गई, वैगनर का एक सिद्धांत हो गया, भूकंप की थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी हो गई। अगर हम अब बात करें हम हमारे इंडिया की, हमारा इंडिया जो है यानी कि हमारा भारत जो है वह 7वां बड़ा देश है पूरे विश्व के अंदर, जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो दूसरे नंबर का देश है। 2001 के अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या है वह 102 करोड़ है, जबकि 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 121 करोड़ हमारी भारत की देश की जनसंख्या है। चाइना के बाद में जो है वो दूसरा नंबर है। भारत का जो अगर हम जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार देखें तो वह है 324, जबकि 2011 का जो जनसंख्या जो घनत्व है डेंसिटी वह है 382। इसका अर्थ क्या है कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है। तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है हमारे सामने, रोज़गार की, खाने पीने की, रहने की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, अगर हम बात करें तो भारत का सबसे उत्तर का पॉइंट, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जो यूनियन टेरिटरी जब भी बना दिए गए हैं, तो सबसे ऊपर का पॉइंट जो है वह है, उत्तर का पॉइंट वह है इंदिरा कॉल। सबसे साउथ का अगर हम बात करें तो वो है कन्याकुमारी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी हमारे भारत का ही एक हिस्सा है। तो वहाँ पर जो है वो इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार जो है वो उसमें आया हुआ है, और वो 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसके अंदर अभी फ़िलहाल वो जलमग्न है। तो उत्तर के अंदर इंदिरा कॉल, साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी, और अगर हम आइलैंड की बात करें तो वहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है वो इंदिरा पॉइंट है। फिर अगर हम पश्चिम की बात करें तो गौर माता जो गुजरात के अंदर है, और पूरब की बात करें तो वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 4 पॉइंट हो गए, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गौर माता और पूरब के अंदर जो है वह वालांगू।
अगर हम उत्तर से दक्षिण के भारत की अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर हमारे भारत की लंबाई है। अगर पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर हमारा ये भारत जो है वो लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। फिर अगर हम बात करें भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो भारत का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा इंडिया बिलोंग करता है। अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा इंडिया का जो है वो टोटल एरिया है। अगर हम हमारे भारत की अगर पूरी बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारा भारत जो है वो फैला हुआ है। अगर खाली हम इसके तटीय सीमा की बात करते हैं तो 6,100 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा है। अगर हम करते हैं आइलैंड की भी तो 7,516.16 किलोमीटर जो है वह इसकी तटीय सीमा होती है टोटल। तो हमारा भारत भी जो है वो बहुत ही बड़ा एक राष्ट्र है, छोटा एक कोई राष्ट्र नहीं है। ठीक है, फिर देखिए थोड़ी सी नदियों की बात करते हैं। अगर भारत के नदी तंत्रों की अगर बात करें हम तो मुख्य रूप से जो है वो 3 नदी तंत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, देखिए सिंधु नदी जो है वह बोखरचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत के अंदर है, वहाँ से ये ऑरिजिन होती है। कैलाश पर्वत जो है वो मानसरोवर झील के निकट से, और यह क्या करती है नॉर्थ की तरफ बहती हुई जो है वह हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये एंटर करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर देमचौक करके एक जगह है, वहाँ पर ये हमारे एंटर करती है। फिर यह लेह लद्दाख, फिर करगिल की बात करें तो ये बहती हुई वहाँ पर गिलगित, ये बहती हुई जो है वह खैबर दर्रा से यह पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है, और उसके बाद में ये पाकिस्तान में जो है वो जाकर के अरब सागर के अंदर मिल जाती है। 2900 किलोमीटर इसकी एवरेज जो है वो लंबाई मानी गई है। इसकी 5 जो है वो प्रमुख नदियाँ हैं, वो मिठान कोट के अंदर जो है पंच नदियाँ, वो मिठान कोट जो पाकिस्तान है वहाँ पर ये नदियाँ मिलती है। सतलज है, व्यास है, रावी है ना, झेलम है, चेनाब है, ये नदियाँ जो हैं मुख्य रूप से इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। फिर हम गंगा की बात करें, गंगा 2 अलग अलग स्ट्रीम में निकलती है। गंगा की अगर हम बात करें तो एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। दोनों ही नदियाँ जो है वह उत्तराखंड से निकलती है, दोनों अलग अलग धाराओं में निकलती है, और यह जब देवप्रयाग के अंदर आपस में जब मिलती हैं तब इस नदी का नाम जो है वह होता है गंगा। और फिर उसके बाद में यह ऋषिकेश और उसके बाद में यह हरिद्वार के प्लेन में एंटर करती है, और ये बिल्कुल यूपी में, बिहार में, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहती हुई हुगली के नाम से कोलकाता में यह डेल्टा बनाती हुई जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में यह गिर जाती है ये रिवर। 2525 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। इस पर बहुत बड़े बड़े शहर जो है वो आए हुए हैं, जैसे हम बात करें पटना की, वाराणसी की, इस पर हरिद्वार, ये बहुत बड़े बड़े जो है वो नगर जो है वो इस पर आए हुए हैं। और गंगा नदी की साफ़ सफाई को लेकर के जो है नमामि गंगे जो एक प्रोजेक्ट हमारे भारत सरकार का चल रहा है, उसमें जो है वो गंगा की साफ़ सफाई का कार्य जो है वो किया जा रहा है। तीसरी अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से यह तिब्बत से यह निकलती है, और 1200 किलोमीटर बिल्कुल सूखे और ड्राई एरिया में ये बहती है, और उसके बाद में 1200 किलोमीटर बहने के बाद यह बिल्कुल यू टर्न लेकर के हमारे इंडिया में ये एंटर करती है नामचा बरुआ में यह रिवर एंटर करती है हमारे इंडिया में, और 7,757 मीटर का एक गहरा खाई बनाती है जिसको गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज बनाती हुई यह हमारे इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसको वहाँ पर हम दिहांग के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है फिर उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और यह रिवर जो है वह गंगा के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से हम जानते हैं।
ठीक है सर, तो आज आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।